बिहार में काबा। जी हां, आज बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान का दिन है। वक्त मुकर्रर हो चुका है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। बिहार में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 2 चरणों में इस बार वोटिंग हो सकती है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों से चुनाव आयोग ने बात की थी, चुनाव आयुक्त मिले थे, उन सब ने यह कहा था कि 2 चरणों में वोटिंग कराई जानी चाहिए और आसार इसी बात के हैं। बिहार में 2 चरणों में वोटिंग कराई जा सकती है। बिहार की 243 सीटों पर होना है चुनाव और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी कराई जानी है। इस बात का जिक्र चुनाव आयुक्त की तरफ से कल भी किया गया था। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पीयूष, उसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल समीर, देखिए चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं वो साथ में पूरा जो डेलीगेशन होता है, जो डेलीगेशन गया था बेसिकली बिहार में, वो आज चुनावों की घोषणा करेगा। 2 चरणों में चुनाव ये आयोजित कराए जा सकते हैं क्योंकि लगातार विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग जो चरण है उनको कम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक देश एक चुनाव तभी सफल हो सकता है जबकि विधानसभा चुनाव 1 या 2 चरण में कराए जाने लगे। और चूंकि पहले 3 चरणों में या उससे पहले कई और चरणों में कराया जाता था, तो अब इस बार 2 चरणों की संभावना है। और इसके साथ ही मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 7 तारीख को सुनवाई करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में वो अपना जो स्पष्टीकरण है वो पेश कर सकता है। यही वजह है कि वो पहले ही चुनावों की घोषणा करेगा। हालांकि इसको लेकर के जो राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वो आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकते हैं कि जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर हस्तक्षेप नहीं करता है। ये भी एक मेंशनिंग की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जब 2 दिनों का दौरा चुनाव आयोग की ओर से कर लिया गया, उसके बाद अब तत्काल चुनाव की घोषणा शाम 4 बजे आज कर दी जाएगी और 2 चरणों में ये चुनाव कराए जाने की संभावना है। साथ ही जो आपने सवाल पूछा वो बहुत अहम है, क्योंकि एसआईआर और बाकी जो ध्रुवीकरण रहा यहाँ पर चुनाव आयोग की वजह से बहुत सारी उहापोह की स्थिति रही। उस उहापोह की स्थिति जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आधार का जो आदेश जारी कर दिया कि 12वां दस्तावेज बनाया जाए, तब वो स्थिति स्पष्ट हो गई और उसके बाद चुनाव स्थिति तो स्पष्ट हो गई। पीयूष, आप सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और निर्देश के बाद जिसमें आधार को भी शामिल करने की बात कही गई, निर्देश दिए गए एक वैलिड दस्तावेज के तौर पर। आकाश वत्स भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आकाश, लेकिन यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर बनता नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर प्रोसेस को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से ढेरों सवाल हुए। ऑपोजिशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। पूरी फेहरिस्त गिनाई जा रही है कि कहां-कहां अभी भी गड़बड़ियां हैं। आप कैसे देख रहे हैं, यह मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव का? निश्चित तौर पर एसआईआर को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकले, वो राज्य के अलग अलग जिलों से होकर वो पटना पहुंचे। इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और अभी भी विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा मानता है। विपक्ष बार बार इस सवाल को उठाता रहा है कि क्या जो कुछ भी हुआ, जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, क्या उन लोगों के पीछे एक बड़ा रीजन बताने का कोई आधार है क्या चुनाव आयोग के पास? लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर मैं कुछ भी साफ नहीं कहा। कल मुख्य चुनाव आयुक्त से ये सवाल भी पूछे गए कि जो कहा जा रहा था बार बार कि घुसपैठिए इस राज्य में है और घुसपैठियों की पहचान हम कर रहे हैं, तो क्या कोई एक डेटा है आपके पास, किस किस जिले में घुसपैठिए थे? क्या कोई जो डेटा है उसे आप सार्वजनिक करेंगे? इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। और कल ही शाम को मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही जो चुनाव आयोग की टीम आई थी वो वापस दिल्ली चली गई। उनसे यह भी पूछा गया था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द होगा, लेकिन वो
24 घंटे के अंदर ही होगा, 26 घंटे के अंदर ही हो जाएगा, ये किसी को अनुमान नहीं था। लेकिन ये अंदाजा सबको था कि चुनाव आयोग की टीम जिस तैयारी के साथ यहां जब वो राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग कर रहे थे, यहां राज्य के तमाम बड़े अधिकारी, अलग अलग जिले के जिलाधिकारी, एसपी और फिर एसएसपी के साथ बैठक कर रहे थे, उसके बाद ये लगने लगा था कि चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी की फेहरिस्त भी कल पटना में मीडिया के सामने रखा और बताया कि हमने किस तरीके से तैयारी की है, क्या क्या इस बार हम नया करने जा रहे हैं, वो सब कुछ बताया। और उसके बाद आज ये तय किया गया कि शाम 4 बजे बिहार में विधानसभा चुनाव हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं, ये सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन सबका जोर, खास करके ऑपोजिशन के तमाम नेताओं का जोर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एसआईआर के प्रोसेस पर नजर आ रहा है। एसआईआर प्रोसेस को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? सरकार के खिलाफ जाता नजर आ रहा है क्या यह मुद्दा? एसआईआर पर चुनाव आयोग कई बार, और अब बिहार में पटना 2 दिनों के प्रवास के दौरान काफी मजबूती के साथ अपनी बात रख चुका है। एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने सभी दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और अब ये समूचे देश में लागू होगा। इंडी गठबंधन के पास एसआईआर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास जनता की लिए जो सेवा में किए गए 5 साल के कार्य हैं, हमारे सामने वो हैं। हमारे सामने नई यूनिवर्सिटी है, हमारे सामने नए मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे सामने आधा दर्जन जो हमने हवाई अड्डे बनाए वो हैं, हमारे पास रोड कनेक्टिविटी है, हमारे पास महिलाओं का सशक्तिकरण है, हमारे पास नए जॉब जनरेट करने के लिए प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी द्वारा की गई घोषणाएं हैं। लिहाजा वोट चोरी का नहीं है, वो वोट चोरी का इल्जाम गलत है। हमने उनका जन आधार चुरा लिया है। वोट चोरी का इल्जाम चुनाव आयोग पर मत लगाइए, वो हम पे लगाए कि हमने उनका जन आधार ही चुरा लिया, उनके पास वोट ही नहीं बची। ठीक है, शुक्रिया आपका केसी त्यागी जी हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता है मृत्युंजय तिवारी जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, जहां एक तरफ आज चुनाव आयोग की तरफ से शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसी खबरें हैं कि 2 फेजेस में चुनाव हो सकता है, कराया जा सकता है। लेकिन अभी आपने सुना केसी त्यागी क्या बोल रहे थे एसआईआर के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि जो आधार है, क्योंकि वोट चोरी का आरोप आप लोगों की तरफ से लगाया गया, लेकिन जो वोट का आधार है वही आप लोगों का जा चुका है। देखिए, इसका वोट का आधार जा चुका है, ये तो आंकड़े सामने हैं आपके। 3 नंबर की पार्टी वाले 1 नंबर की पार्टी को बोले कि आधार जा चुका है, तो इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति और क्या होगी। अरे हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारा गठबंधन का सरकार, महागठबंधन का तो 2020 में बन जाता। वोट चोरी के साथ साथ सीट की भी चोरी हो गई, 5-6 सीटों से हम नहीं बना पाए, मात्र 10,000 वोट कम थे। इसलिए इस बार की लड़ाई पूरी तरह से जनता लड़ रही है और इस बार की बिहार की भलाई की लड़ाई है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी जी देने का वादा किए है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मृत्युंजय जी, कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा ये कहती हैं कि 23 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और ये तमाम वो 59 विधानसभा सीटें हैं जहां 2020 में चुनाव में कांटे की टक्कर दिखी थी। आप मानते हैं कि ऐसा है? देखिए, चुनाव आयोग की जवाबदेही जिम्मेवारी है, निष्पक्षता से, पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराए। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अगर लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा, हत्या होगा, अगर किसी के भी वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास होगा, उसका प्रतिकार होगा। चुनाव आयोग का हम पूरा सहयोग करेंगे, वो निष्पक्षता से चुनाव कराए, ना कि सत्ता के दबाव में
किसी के इशारे पर काम करे। ये चुनाव आयोग को बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमसे बात करने के लिए। प्रवक्ता आरजेडी के कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, इन आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर नजर आ रही है और स्क्रीन पर देखिए इस वक्त आपको दो वरिष्ठ पत्रकार भी टीवी 9 भारतवर्ष पर नजर आ रहे हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुमार, कांग्रेस पार्टी एसआईआर प्रोसेस को लेकर, चुनाव में धांधली को लेकर, वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर जिस तरह से मुखर नजर आ रही है, उसका क्या असर बिहार के गणित पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कल भी हमने देखा अलका लांबा ने कितने संगीन आरोप लगाए जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तिवारी जी से भी देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक बड़ा अहम मुद्दा है, इसको वो संविधान से और लोकतंत्र से जोड़ती है। और 2024 में जिस तरह उसने संविधान बदलने का मुद्दा, संविधान का मुद्दा उठाया और उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में उसको उसका फायदा हुआ, तमाम राज्यों में उसका फायदा हुआ। 52 सीटों से वो 54 सीटों से 99 तक पहुंच गई। तो उसको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस का 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक देश भर में हस्ताक्षर अभियान, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ चल रहा है, जिसमें 5 करोड़ सिग्नेचर करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि बिहार के बाद वो पूरे देश भर में एसआईआर के मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। और ऐसा ही कल अलका लांबा ने कहा कि 6 जिलों में तकरीबन 23.5 लाख महिला वोटरों के नाम काटे गए, जो पिछली बार जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों को ये तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले पर सुनवाई चल रही है, हालांकि आधार कार्ड को वहां मान लिया गया है, इसको बड़ी जीत मानता है विपक्ष, तो उस वहीं पर इस बात को कहा जाए, या फिर उसके पहले कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और नई मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, इसको तुरंत मेंशन किया जाए। इस पर जो महागठबंधन के दल हैं, कांग्रेस पार्टी समेत, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार हमने देखा कि किस तरह से हमलावर भी रहे, ना सिर्फ चुनाव आयोग पर बल्कि बीजेपी को लेकर भी विपक्ष ने निशाना साधा। अक्कू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? एक तरफ आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन जो विपक्ष है और खासतौर पर कांग्रेस का जो हमने कल बयान भी देखा, और लगातार आरजेडी भी हमलावर है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में इसका कितना असर होगा? देखिए, पहले से पूरा विपक्ष भी मान चुका है कि 2025 फिर से नीतीश और इस बार 225, वो भी अच्छे से चल रहे हैं कि जब 225 सीटें एनडीए जीतेगी तो फिर कोई बहाना चाहिए। नॉर्मली परंपरा यह थी कि चुनाव हारने के बाद ये लोग इलेक्शन कमीशन, एसआईआर, इस तरह की चीजों पर दोषारोपण करते थे, लेकिन इस बार जो विकास के कार्य हुए उनके कारण ये पहले ही हार मान चुके हैं और इसीलिए चुनाव से पहले ही ये बहाना कर रहे हैं कि हम लोग लाइन लेंगे, जिससे कि जब चुनाव हारे तो हमें कहने को हो जाए कि हम तो पहले ही कह। शुक्रिया संजय जायसवाल जी हमसे बात करने के लिए। और दिलीप जायसवाल क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार उनको भी। कीजिए आप लोग भी एक बार मीडिया कर्मी को यह सवाल विपक्ष से करना चाहिए कि जनता सरकार क्यों चुनती है? जनता सरकार चुनती है कि कानून का राज हो, जनता सरकार चुनती है कि उनको मूलभूत फंडामेंटल जो उनकी ज़रूरत है उसका पूरा हो, राज्य के अंदर विकास हो। इन सब मुद्दा पर अब कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता जितना चाहती थी उससे ज़्यादा दोगुना जो है सरकार ने क्रियान्वित करने का काम किया। इसीलिए विपक्ष अब विकास पर कोई बात ही नहीं करती और इनके पास अब सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए यही सब बातें रह गया है। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्कू जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? एक तो ये तय माना जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ये जो दरख्वास्त थी इसे चुनाव आयोग ने मान लिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार जो है वो शुरुआत की जननी है और तमाम तरह के जो चुनाव सुधार हैं उनकी शुरुआतों की एक लंबी फहरिस्त भी उन्होंने गिनवाई। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एसआईआर प्रोसेस को लेकर तमाम तरह के आरोप, वोट चोरी के आरोप, कैसे आप देख रहे हैं बिहार में? क्या यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है जो असर भी डाल रहा है जनमानस पर? ऐसा है क्या?
देखिए समीर भाई, जहां तक चुनाव आयोग की तारीखों का सवाल है तो जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 28 तारीख को पहला चरण होगा और उसके बाद 5-6 दिन बाद दूसरा चरण, यानी कि 4 तारीख को ये हो सकता है। अच्छा। दूसरी चीज ये कि जो दिलीप जायसवाल से पहले केसी त्यागी साहब भी कह रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और जो अपने तरीके से बताया विकास को लेकर के, और विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये जायसवाल साहब बता रहे थे। लेकिन असली चीज ये है, मुझे लगता है एसआईआर से पहले जो महिला वोट का काम किया गया, जो जिसको प्रायोरिटी लिस्ट में केसी त्यागी ने सबसे बाद में बताया, वो मुझे लगता है कि इस समय बिहार में सबसे बड़ी उपलब्धि कह लीजिए या उसको गांठने की स्थिति कह लीजिए, वो एनडीए ने या नीतीश कुमार ने या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से की है और काफी सफलता से। 27,500 करोड़ से ज्यादा का जो 10,000 रुपए साल में एक हर परिवार की महिला को देना है, वो जो घोषणा और उस पे पहला डिलीवरी, वो बहुत बड़ा काम है। देखिए, डिलीवरी होनी जो शुरू हो गई है उससे थोड़ी सी आसानी है, लेकिन क्योंकि डिलीवरी दूसरा पक्ष अभी विपक्ष के पिछले 20 साल से है नहीं उसमें, उस मुद्रा में, तो कर नहीं सकता, तो वायदे कर सकता। और अगर डिलीवरी एनडीए नहीं कर पाती तो इस समय तमाम, ऐसा नहीं कि बीजेपी के सामने समस्याएं नहीं है, दिक्कत नहीं है, बहुत सारी उलझने हैं, उनके नेतृत्व को लेकर के हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो इधर इन्होंने योजनाएं, मैं साफ कह रहा हूं, इस चुनावी घोषणाएं थी, चुनावों में किया गया, चुनावों के आसपास किया गया, लेकिन इससे कम से कम बिहार की महिलाएं या बिहार के लोग थोड़े समृद्ध होंगे, थोड़ा उनको कुछ मिलने की स्थिति बनी हुई है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वही को नैया पार कराने में की ओर ले जा सकता है। ठीक है। और देखिए, आनंद प्रकाश पांडे भी नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उनका रुख करते हैं। आनंद, देखिए, एसआईआर के बाद जो फाइनल जो सूची आई है उसमें 47 लाख जो कुल नाम है वो कट गए, और इसको लेकर हमने शुरुआत से देखा, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा हो या फिर अलग अलग मंच हो, किस तरह से कांग्रेस से लेकर आरजेडी विपक्ष हमलावर रहा। चुनाव आयोग ने फिर भी कहा कि अगर किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो वैलिड प्रूफ है तो वो अब भी रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो मुद्दा है, क्या लग रहा है कितना गर्माता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो बीजेपी है उसका ये मानना है कि जो एसआईआर का मुद्दा है, अब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो मुद्दा बेमानी हो गया है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयोग ने जिस तरह से पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि जो इनएलिजिबल वोटर्स थे उनको हटा दिया गया और एक तरह से जो पूरी मतदाता सूची है बिहार की उसको प्यूरिफाई कर दिया, यानी कि जो अनवांटेड थे, जो इनएलिजिबल थे, उनको हटा दिया गया। तो बीजेपी का मानना है कि अभी मुद्दा एक तरह से खत्म हो गया। शुरुआत में जरूर बीजेपी को जो सहयोगी दल थे उनको कुछ आपत्तियां थी, जिसके बाद जो डॉक्यूमेंट थे वेरिफिकेशन के उनकी संख्या को बढ़ाया गया, क्योंकि बीजेपी के सहयोगियों का ये दावा था कि कुछ हो सकता है कि उनके भी वोटर्स कटे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कुछ और डॉक्यूमेंट्स को जो है जो दिखाए जा सकते हैं अपना नाम ऐड करवाने के लिए, उनकी संख्या को बढ़वाया। और अब जो बीजेपी जो है उसकी पूरी तैयारी इस बात को लेकर है कि कैसे फिर से वहां सत्ता में वापस लाए जाए खुद को। और ऐसे में आपको याद होगा कि पिछले 6-7 महीने से न सिर्फ बीजेपी बल्कि वहां पे एनडीए के तौर पे पूरा जो एनडीए का कुनबा काम कर रहा, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता जो भी वो बैठक लेते हैं तो अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि आप ये मत देखिए कि सामने कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता या कैंडिडेट, आप ये देखिए कि वो एनडीए का है कि नहीं। यानी कि आपकी आपसी कुछ रंजिश है, आपसी कुछ मनमुटाव है, आपसी कुछ आपकी ख्वाहिश है, तो उसको भूल जाइए, आप एनडीए के कैंडिडेट को जिताइए। वो हम का हो सकता है, वो एलजेपी का हो सकता है, वो बीजेपी का हो सकता है, वो जेडीयू का हो सकता है। यानी कि ग्राउंड पे जिस तरह से एनडीए पिछले 6 महीने से लगातार आप जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर से लेकर विधानसभा के स्तर तक एनडीए के सम्मेलन किए गए। पहले क्या होता था कि बीजेपी अपने सम्मेलन करती थी विधानसभा वार और जिलावार, लेकिन इस बार एनडीए के सम्मेलन किए गए ताकि जो नीचे के ग्राउंड के जो कार्यकर्ता है वो एकजुट हो जाए। अक्सर ये देखा गया कि ऊपर तो दल मिल जाते हैं लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते। इस बार उसकी गुंजाइश न रहे, इससे कोई दिक्कत ना रहे, इस बात को लेकर इस बार जो सभी 4-5 दल है एनडीए के बिहार में, उन्होंने बड़ी मेहनत की और जाहिर तौर पर सीधा बिहार का चुनाव धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार के प्रभारी हैं वो तमाम दलों के नेताओं से मिलते नजर आए और एक मत करने की कोशिश जो है वो नजर आई। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्कू जी ने अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया। हर्षवर्धन जी, ये जो महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया गया और ना सिर्फ ऐलान हुआ बल्कि पहली किस्त डिपॉजिट भी हो गई, 10,000 रुपए जो है वो अकाउंट में पहुंच भी गए महिलाओं के। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये आरोप कि भाई 23 लाख महिलाओं के वोट जो हैं काट दिए गए, और ये वो 59 विधानसभा सीटें हैं जहां पर पिछले चुनावों में कांटे की टक्कर हुई थी। क्या इस मुद्दे की काट के तौर पर ऑपोजिशन की तरफ से इसे पेश किया गया, और अगर ऐसा है तो इसका क्या असर हो सकता है?
देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो ये कि अक्कू जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि वो इस चुनाव में या तो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ ले जाएगा या इतना बड़ा अंतर कर देगा कि शायद महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली। और मेरा ये मानना है कि ये की पॉइंट है। 10,000 रुपए आज तक किसी चुनाव के पहले लोगों की जेब में नहीं गए। लोगों को 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, वो भी ऐसी स्कीम के तहत, और ये कोई स्कीम के तहत नहीं दिया गया। ये तो आप कह रहे हैं कि हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, मजबूत करने जा रहे हैं। अगर आपने कोई रोजगार कर लिया स्वरोजगार के लिए तो हम 2 लाख और देंगे। तो आपको याद होगा कि जो पीएम प्रधानमंत्री की जो रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए योजना आई थी वो बड़ी सफल रही। तो मुझे लगता है कि बिहार जैसे राज्य में इसका इंपैक्ट कितना होगा, इसका अनुमान लगा पाना शायद अभी किसी भी विश्लेषक के लिए वैसे ही कठिन है जैसे उज्ज्वला, जो रसोई गैस उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 वाले चुनाव की बात कर रहा हूं, जो 8 करोड़ रसोई गैस वाला मसला था। मैं इसको उसी तरह से देखता हूं। नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि 23 लाख मतदाताओं को काट दिया गया। देखिए, एक तो ये कि मेरा मतलब निवेदन है, ये मानना न मानना सबके लिए, कम से कम हम पत्रकारों को वोट चोरी जैसी बात नहीं कहनी चाहिए। अभी तक एक भी प्रमाण नहीं है। राहुल गांधी का काम है। आरोप तो वोट चोरी के ही है ना, पूरा ऑपोजिशन एक स्वर में लगा रहा है, तो वोट चोरी के ही आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं कर रहा है समीर जी, मुझे तो पता नहीं, मतलब हम भी खबर ही देख रहे हैं और आप तो दिन रात खबर में ही डूबे हैं। तेजस्वी यादव कब वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए ना। तेजस्वी यादव का वो वीडियो वायरल हुआ वोट अधिकार यात्रा के दौरान। उन्होंने राहुल गांधी को कह रहे थे तो कहा कि ठीक है, ये हो गया। रोजगार की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए। वोट चोरी आ गया इसमें। वोट चोरी राहुल गांधी का एक आरोप था, कोशिश थी, जो विक्रांत ने बताया कि जैसे संविधान हट जाएगा, लेकिन ये असर नहीं किया। ये हवा हवाई हो चुका है, कोई प्रमाण नहीं। और चुनाव आयोग की जो प्रेस वार्ता आई है, इसको आप देखिए। अब कांग्रेस तो राहुल गांधी ने कह दिया तो भले वो कोलंबिया जाए, मलेशिया जाए, थाईलैंड जाए, दुनिया में कहीं जाए, लेकिन कांग्रेस तो अब राहुल गांधी ने कह दिया तो उसको ले जाए। क्या उनके सहयोगी इस अभियान में उस मजबूती के साथ हैं? कुमार विक्रांत हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। कुमार, क्या है अंदर की खबर? कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है क्या महागठबंधन में? बाकी दलों का क्या रुख है भाई? देखिए, अगर आप बात करेंगे तो शरद पवार सरीखे नेता ने कहा कि मुझे पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वोट चोरी की जा रही है। अखिलेश यादव की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम तो पहले से सबूत देते आए हैं वोट चोरी के। और जहां तक तेजस्वी यादव की बात हर्षवर्धन जी ने की, मैं राहुल तेजस्वी की यात्रा में तकरीबन 18 दिन वहां पर था बिहार में। हर रैली में राहुल गांधी तो नारा लगाते ही थे। राहुल गांधी के बाद तेजस्वी और जोर शोर से, और तेजस्वी का जो अंदाज है और तीखापन और आक्रामक अंदाज से, वो अपने लोगों के बीच में वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगवाते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये सफलता मिली है कि अगर आप बात करें शरद पवार की, आप बात करें अखिलेश यादव की, आप बात करें तेजस्वी यादव की, और आप बात करें ममता बनर्जी की, जहाँ की बंगाल में चुनाव होने, उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि वोटों में गड़बड़ी की जा रही है। हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन जी कैसे मिस कर गए? आप तो बड़ी पकड़ रखते हैं। देखिए, विक्रांत भाई जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की पार्टी को कवर कर रहे थे। तो उनकी बात कांग्रेस की बात है। मैं जो बात कह रहा हूं इसको जरा फिर से मैं दोहरा देता हूं। ममता बनर्जी कहेंगी वोट चोर, गद्दी छोड़। जो महिला लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, वो कहेगी वोट चोर, गद्दी छोड़। कैसी बात कर रहे? 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव कहेंगे वोट चोर, गद्दी छोड़। कम से कम सामान्य जो राजनीतिक बुद्धि विवेक कहती है वो साफ करे। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन जी आपका कहना है कि कांग्रेस जितना मुखर है इस मुद्दे को लेकर, नारे को लेकर, कोई और जो उनका साथी हो इतना मुखर नजर नहीं आ रहा। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, देखिए, अब आज शाम 4 बजे तो चुनाव की तारीखों का ऐलान ही हो जाएगा। अब ऑपोजिशन कैसे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाएगा, और अब उनकी उम्मीदें जो हैं वो कहां बची हैं? इसमें आपसे शुरुआत से आता हूं, जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तब ये कहा गया कि वोट का अधिकार किसी का मारा नहीं जाना चाहिए और हर एक आम आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों का वोट कट जाए जो विपक्षी दलों को वोट देने वाले थे। हालांकि ये पिटीशन पहले एक फाइल हुई, फिर उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा पिटीशन फाइल हो गई और कई पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच गई। और उसमें एक अहम मुद्दा था कि 65 लाख वो लोग जो या तो मर चुके हैं या तो विस्थापित हो चुके हैं या किसी कारण से
वो स्पष्ट दस्तावेज नहीं दे पाए तो उनको हटा दिया गया था और उसकी सूची भी जारी नहीं की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि आप पूरी 65 लाख लोगों की सूची पोर्टल पर जारी करेंगे, राजनीतिक दलों को तो देंगे ही। और ये होने के बाद जब मामला आगे आया तब चुनाव आयोग ने शिकायत की कि राजनीतिक दल सहयोग नहीं कर रहे हैं और लोग इसकी वजह से शामिल नहीं हो पा रहे हैं जो वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने काफी जो है टिप्पणियां राजनीतिक दलों पर की और कहा साफ तौर पर कि आप सहयोग करें। उसके बाद जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से जो आधार का मुद्दा उठाया गया उस मामले पर आदेश जारी किया और चुनाव आयोग से कहा कि आप आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल करें, लेकिन सिर्फ आधार के बेसिस पर, यानी कि सिर्फ आधार के बेसिस पर आप मतदाता पहचान पत्र दें या ना दें ये आप तय करें। अगर आपको कहीं कोई संदेह है तो आप जांच कर सकते हैं। बिल्कुल। करके अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट 7 तारीख को सुनवाई करेगा और पहले से जो आरोप रहे हैं और खास तौर पर जो एक मुद्दा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग नहीं करा सकता क्योंकि प्राइमरी रिवीजन का प्रावधान है। ठीक है, बिल्कुल। और 7 तारीख को क्या होता है इस पर भी नजर रहेगी पूरे देश भर की। और रुपेश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, एक बात बताइए कि अगर पटना की बात करें, क्योंकि देखिए आज तो चुनाव की तारीख का ऐलान होना है, लेकिन सीटों को लेकर माथापच्ची हो रही, कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो बातें हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में बनी हुई है? देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चा चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग के आने के पहले तक जो जिस बात की चर्चा थी वो एसआईआर को लेकर के, एसआईआर के मुद्दे को लेकर चाहे राहुल गांधी हो या फिर संपूर्ण विपक्ष हो, बिहार में यात्रा हुई, बिहार बंद का आह्वान हुआ, चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव तक हुआ, राहुल गांधी भी यहाँ पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद से चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, तेजस्वी यादव, चुनाव बिहार में यात्रा करने के बाद से उनको लगा कि पब्लिक का कनेक्ट कितना बन रहा है। उसके बाद से दोनों ने इस मुद्दे को फिलहाल उस तरीके से उठाने से परहेज किया जिस तरीके से शुरुआत में लगा कि पब्लिक का कनेक्शन होगा, क्योंकि हर दूसरे घर में उनको लगता था कि वोट चोरी हुई है, हर दूसरे घर में कोई ना कोई होगा बिहार में जिसका नाम कट गया होगा। लेकिन ऐसा था नहीं। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग सामने नहीं आए जिन्होंने कहा कि मेरा नाम यूं ही कट गया है, मैं जिंदा हूं और मेरे नाम कट गए हैं। लिहाजा इन राजनीतिक दलों को ये मुद्दा उठाने के बाद से लगा कि पब्लिक का कनेक्शन नहीं है, लिहाजा ये मुद्दा थोड़ा सा पीछे रह गया। और अब तो चुनाव की घोषणा होनी है, लिहाजा बीजेपी की अगर बात करें या एनडीए की बात करें तो एनडीए के जो तमाम मंत्री हैं जिनके पास जो विभाग हैं, एनडीए ने आज से ये शुरुआत करी है कि अपने विभाग की उपलब्धियों को वो बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सबसे पहले मोर्चा संभाला है नितिन नवीन ने, यानी पथ निर्माण विभाग ने। पथ निर्माण को लेकर के बिहार में जो गांव-गांव में जो सड़कें बनी हैं, हर टोले तक जो पहुंच हुई है, वो 2015 से लेकर अब तक का आंकड़ा सामने रखेंगे। और खास करके वो जब से मंत्री हैं, विभागवार जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों के काम को लेकर के, और एनडीए अपने कामों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। महिला सबसे बड़ा मुद्दा है। 2010 में नीतीश कुमार की सरकार बनी और प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनी उसमें माना जाता है कि नीतीश कुमार को महिलाओं ने, यानी कि महिला वोट बैंक को तब से अलग देखा गया। उसके परिवार के पुरुष सदस्य चाहे जहां भी हों, लेकिन महिलाएं वोट बैंक मानी गई नीतीश कुमार की। लिहाजा इस बार भी अगर देखें तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल रखा है। 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये उनके खाते में दिए जा चुके हैं। बिल्कुल रुपेश, और सुनते हैं इस वक्त गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। देश चलता है कानून से और वैसी डराने की कोशिश ना करें, यही मैं उनसे कहूँगा। कल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है बिहार में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तेजस्वी जी को कौन रोकेगा। तो गिरिराज सिंह तंज कसते हुए तेजस्वी यादव को लेकर, और अक्कू जी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर तो अभी तक नहीं पेश किया गया है आधिकारिक तौर पर, लेकिन सीधे सीधे ये माना जा रहा है कि महागठबंधन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव खुद हमारे कॉन्क्लेव में भी आए थे पटना में, और तमाम जगहों पर उन्होंने खुलकर कहा कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही होने जा रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इसका कुछ असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं, और तेजस्वी यादव का ये कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है?
देखिए, जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तो तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने, क्योंकि वहां पर भी आग तो लगी हुई है और वो आग महिलाओं ने लगाई हुई है, उस घरों में जो उनका वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये दोनों पक्षों की तरफ, चाहे एनडीए वाला है वो अपनी बातें रख करके अपने तरीके से अपने वोट कंसोलिडेट कर रहा है और तेजस्वी यादव अपने तरीके से। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईएनडीए के अगर गठबंधन आता है तो तेजस्वी ही उसके नेता होंगे। इसमें 1% भी कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर मगर की। लेकिन तेजस्वी यादव ये करके कितना ज्यादा आगे तक जा पाएंगे ये एक समझना बहुत जरूरी होगा। हर्षवर्धन जी, जल्दी से क्या लगता है आपको? वक्त की थोड़ी सी कमी है सर। हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है कि जो अक्कू जी कह रहे हैं, और मैं सबसे ज्यादा जो अभी रुपेश जी ने बताया, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं जी। बिहार में महागठबंधन अलग अलग सुरताल के साथ गया हुआ, आप इसको समझिए। यात्रा के बाद बहुत कुछ बदल गया है, गंगा का पानी वहां बहुत बह चुका है। तेजस्वी का जिस तरह से नाम राहुल गांधी ने नहीं लिया, इसने गठबंधन में भारी दरार की है। मुझे राजद के एक नेता ने कहा कि झंडा डंडा लेकर राहुल जी की यात्रा में हम चले और राहुल जी को नाम तक लेने में परेशानी। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें असर करती है, जमीन पर जो कार्यकर्ता है उसको फर्क पड़ता है। तो निश्चित तौर पर बिना किसी संकोच के मैं आज कह सकता हूं, मैं ये कहता था कि दोनों के बीच बहुत कांटे का मुकाबला है। अभी दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है, एनडीए बहुत आगे दिख रहा है अभी की स्थिति में, टिकट बंटवारे से पहले की बात। चलिए ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं जी अक्कू जी। हाँ, एक चीज और बता दूं, जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि प्रदेश के मंत्रियों ने वो पत्रकारों से भेंट वार्ता करने की बात है, ये ऑलरेडी सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जरूर है, जैसे दिल्ली से कुछ पत्रकारों को नितिन नवीन लेके गए हैं वहां पर और अपनी उपलब्धियों का गान उन्होंने किया है, वो प्रोसेस शुरू हो गया, अब सार्वजनिक तौर पर हो रहा है और उसका देखना यह है कि कहां तक किस इम्पैक्ट के साथ में वो काम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और देखना होगा कि आज शाम 4 बजे जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा बिहार विधानसभा की, तब क्या जो तारीखें हैं वो निकलकर सामने आती हैं।